Yeah. So now another topic. We are doing like we have to find out the magnetic field due to a current carrying wire. आपने याद होगा हमने ये टॉपिक किया था, magnetic field due to a current carrying wire. तो अभी यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें ये करना है कि भाई मेरे पास एक वायर है. अच्छा, ये इस दिस वाज गिवन बाय बायोट-सैवर्ट्स लॉ, राइट. तो ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ है जिसमें वी विल बी फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से भी करेंगे और एम्पियर्स लॉ से भी करेंगे, जो कि इसी चैप्टर में आगे आएगा हमारे पास. तो लेट्स से इट कैरीज सम करंट आई. ओके, इसमें कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है एंड मैंने एक पॉइंट P चूज किया. लेट्स से यहां से इस वायर से इस डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट P चूज किया और मुझे फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस वायर. इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पॉइंट पे एक छोटा सा लेंथ लिया dl. तो लेट्स से एक स्ट्रेट भी मैंने इतना लेंथ चूज किया, तो ये छोटा सा लेंथ है हमारा dl. तो ये एक स्ट्रेट लेंथ की तरह काम करेगा ये, राइट. एंड दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर और अ लेंथ dl, राइट. अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो जरा ध्यान दो. इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो छोटा सा ही होगा क्योंकि हमने लेंथ छोटा ले रखा है, ठीक है. सो द मैग्नेटिक फील्ड, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट देता हूं यहां पे. द मैग्नेटिक फील्ड induce due to current in a wire is directly proportional to C. तो मेरा dB जो है, ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर से, dl से. दिस dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी length and current, right. And this dB is also directly proportional to the sin theta. यहां पे कुछ एंगल बनेगा. एंगल कहां बनेगा तो जरा ध्यान दो. देखो ये मेरा लेंथ dl है, तो मैंने इस लेंथ dl से एक टेंजेंट ड्रॉ किया. सो दिस क्रिएट सम एंगल विद दिस, राइट. तो ये टेंजेंट से और इस पॉइंट P पे जो मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया है, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा. और जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. तो अगर मैं इन सबको साथ में लिखूं, सो दिस कैन बी गिवन एज dB प्रोपोर्शनल टू क्या है, IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर. And when you remove the proportionality sign, you will take some constant. A constant होगा k, and that is nothing but mu naught by 4 pi. If you remember, जो हम मैग्नेटिज्म के लिए हमेशा लेते थे. तो यहाँ पे dB is equals to k, अब फिलहाल k लिखते हैं, तो k is equals to IDL sin theta upon r square. k जो है that will be what, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर. अच्छा, ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है जरा बताना. dl के बीच में और r के बीच में. ऊपर तो r है ही नहीं, तो अगर मैं साइन थीटा हटाऊंगा तो उधर क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में लेंगे. तो इसके लिए मुझे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसे, अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर में. किसमें, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन वेक्टर, सो वेक्टोरिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सो वेक्टोरिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यू विल राइट dB और म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा R क्यूब. तो आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर का जो R होगा वो DL के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना देगा.
राइट। सो वेक्टोरिकली हम इस तरीके से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का। तो बेसिकली इसी इक्वेशन को ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। कभी वेक्टर की बात आ गई तो हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर विच इज नोन एज बायो-सैवर्ट्स लॉ। सो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज known as बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, अभी हम इसमें दो तीन चीजें करेंगे ना, अभी हम करने के वाले, जरा ध्यान देना। विल कंसिडर अ स्ट्रेट वायर, राइट। एक स्ट्रेट वायर लेंगे और उस स्ट्रेट वायर से मैं एक पॉइंट P चूज करूंगा। उस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है विद अ स्ट्रेट वायर, वो करेंगे। फिर एक सर्कुलर वायर लेंगे और उस सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो वो सारे पार्ट इसके बाद इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी चालू कर दिया, चल ठीक है। सी हियर नाउ द टॉपिक इज करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो एक्चुअली हमें करना यही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ विल डू दिस। अभी इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास, सी। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस लिया, लेट्स से हमने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिया DL, और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट। तो ये बहुत लंबा वायर है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा लेंथ DL लिया, उसकी वजह से इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले तो दो पार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी ये इनफाइनाइट वायर है, तो अगर ये इसको हमने सेंटर मान लिया 0, तो 0 से लेके लेट से इनफाइनाइट लेंथ ऊपर जाने वाला है, 0 से लेके इनफाइनाइट लेंथ नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे दो सेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा अपर पार्ट होगा, राइट। तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो लोअर पार्ट होगा। अपर पार्ट 0 टू इन्फिनिटी, ये भी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी दो बार है मेरे पास, तो मैं एक ही इंटीग्रेशन करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ सी, सो मेरा फॉर्मूला जो था मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट दिस, सो हमारा फॉर्मूला है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। पर मुझे टोटल चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, राइट। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा 0 टू B, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू इन्फिनिटी। पर 0 टू इन्फिनिटी लूंगा मैं तो मुझे सिर्फ एक ही पार्ट का मिलेगा, है ना। लिमिट अगर मैंने 0 टू इन्फिनिटी लगाया तो मुझे सिर्फ एक पार्ट का मिलेगा, और अगर मैंने इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो मुझे ऊपर और नीचे दोनों का मिल जाएगा, राइट। सो इस सेक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे टू गेट दी अपर पार्ट ऑल्सो एंड लोअर पार्ट ऑल्सो। हाँ, बाहर 2 लिख देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड B दे देगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, जो टर्म कॉमन है बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, करंट भी कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर ले लिया, राइट। और जो है हमारा DL अंदर रह जाएगा। R क्या है, ये डिस्टेंस है, राइट। तो बेसिकली अगर हमने R को, ठीक है फिलहाल अंदर रहने देते हैं R को, अंदर क्या क्या बच गया मेरे पास, तो बच गया हमारे पास DL साइन थीटा बाय r स्क्वायर, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 1 जा 2 2 जा कट हो जाएगा ये, राइट। तो अभी जो है यहाँ पे थीटा का टर्म में क्या लिख सकता हूँ, सी थीटा और DL जो लेंथ DL है उसको तो एज इट इज रहने दिया ये लोगों ने, और थीटा को रिप्लेस करेंगे हम लोग, राइट। तो सी साइन थीटा अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो देगा आपका r बाय स्मॉल r, ओके। तो ये आपका r बाय स्मॉल r हो गया साइन थीटा का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे r बाय स्मॉल r लिख सकता हूँ, बट स्मॉल r क्या है मेरा, ये टर्म है। अब आप स्मॉल r देखोगे 90 डिग्री दे रहा है, तो ये r लिया मैंने, अगर मैंने मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस l मान लिया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो आई कैन से r स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
और आर की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, मैंने आर की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि मुझे यहां पे पुट करनी होगी। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू यहां पुट कर दो, सो व्हाट यू गेट नाउ जस्ट सी। तो बी जो है मेरा, तो बी मुझे मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू 2 तो कट हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई का टर्म ऐसे ही है तो म्यू नॉट आई लिख देता हूं इसको मैं, और अंदर जो टर्म है उसको लिख दो 0 टू इन्फिनिटी dl एज इट इज रहेगा। साइन थीटा को यू विल राइट r बाय स्मॉल r, तो r dl, नीचे एक स्मॉल r, और नीचे ऑलरेडी एक हमारे पास क्या है r स्क्वायर है, तो मैं r स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, r की वैल्यू में ये लिख देता हूँ। नाउ सी व्हाट आई गेट देन, सो दिस बिकम b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी r dl। सी दिस r इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, ये इतना हो गया, और दूसरा जो है ये हो जाएगा इनटू एल स्क्वायर प्लस, ये बस इतना ही रहेगा, है ना। ओके, वो आर का डायरेक्ट। अच्छा, यहां पर आई कैन डू सी, मैंने अगर ये स्क्वायर रूट को हटा दिया तो ये पावर में हाफ हो जाएगा, तो ये मुझे देगा म्यू नॉट आई मेरा ऐसे ही रह गया, 2 पाई आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ले लिया, ये ऊपर आर dl आ गया, नीचे हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका हाफ और इसका 1, राइट, तो बेस सेम है, ऊपर डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो हाफ प्लस 1 दैट विल गिव यू 3/2। नहीं समझ में आया, सी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिनको नहीं समझा, तो ये हाफ क्यों लिखा, ये स्क्वायर रूट का हाफ ले लिया मैंने, ठीक है, और ये मेरा टर्म ऐसे ही रहेगा एल स्क्वायर प्लस, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बेस सेम है, पावर दोनों के ऐड हो जाएंगे, तो दिस विल गिव यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी आर dl, ये मुझे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। अब बात आती है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। अभी इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया नहीं है, ये इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व नहीं होता है, तो अभी मैं आपको जरा, आपके बुक में देखो इसको सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, सॉल्व करके बाजू वाले पेज में ऊपर ब्लू येलो कलर के बॉक्स में दिखाया है, बराबर, पर फिलहाल के लिए उसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हो, नहीं तो अभी इससे छोटे से करने के लिए लंबा हो जाएगा थोड़ा वीडियो, ठीक है। फिलहाल ऐसे रखते हैं, इसको मैं बाद में भी कवर करा दूंगा, तो अभी आप खाली समझो इसको क्या आएगा, और एग्जाम में भी सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका आंसर डायरेक्टली आता है 1/r, आर स्क्वायर कितना आएगा 1/r। नाउ सी, यहां से ये जो r था वो मैंने कॉमन बाहर ले लिया, अगर ये r को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर नहीं रखता हूं, ठीक है, तो मुझे आंसर आ जाता है, ये r ऑलरेडी है, और इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा 1/r स्क्वायर, तो ये एक r और एक ही r कैंसिल, तो आपको आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अच्छा, अगर मैं इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही रखना चाहता हूं तो मुझे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, राइट, तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए वैलिड है, वो भी वैलिड है, खाली इसको मैंने ऐसे चेंजेस क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है ना, 10⁻⁷ है ना, हमें इसका वैल्यू डायरेक्टली पता नोन है ना, 10⁻⁷, तो इसलिए अगर उस सेक्शन में रखोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो मुझे जो मिला ये ओवरऑल के लिए मिला, किसके लिए, ऊपर और नीचे दोनों के लिए। अगर मैं सिर्फ एक सेक्शन के लिए निकालता हूं तो क्या करते हैं, इसको 2 हटा दोगे, ये 2 को हटा दो, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो 2 कट हो जाएगा, तो आपको आएगा सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i/r, ठीक है, वो किसके लिए हो जाएगा, सिर्फ एक सेक्शन के लिए, और दोनों सेक्शन के लिए ये रहा हमारा, ठीक है। सो दिस इज योर करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर का टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P कितना जनरेट हो। तो आपको ना ये अल्टीमेट रिजल्ट सारे याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए और सीटी के लिए, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे लास्ट वाले रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, तभी आपका कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनता है।
अभी इसका कुछ एप्लीकेशन है वो हम करेंगे, इससे पहले लिख लो आप लोग, ठीक है। Yes, so now we will be understanding that force of attraction between the two long parallel wire. तो अगर हमने दो वायर को पैरेलल रखा हुआ है and let's say these two wires are separated by some distance, right? इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है सेपरेशन का, दैट इज लेट्स से d, ओके। तो किसी d डिस्टेंस से अगर ये दोनों वायर सेपरेटेड है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, मतलब whether there will be force of attraction or force of repulsion। अगर हमने इनके बीच में क्या किया, करंट पास किया। तो नाउ सी, सबसे पहले हमने दो वायर को पैरेलली प्लेस किया हुआ है बाय सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस d एंड करंट I1 and I2 is flowing into the wire, let's say 1 and 2. So this is wire 1 and this is wire 2. So wire 1 में I1 करंट है, wire 2 में I2 करंट है, और जो है करंट का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो दैट इज इन अ सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों जो है पैरेलल है। दोनों कैसे हैं? तो एक पैरेलल के लिए करेंगे, दूसरा एंटी पैरेलल के लिए करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट केस करते हैं, व्हेन करंट इन वायर इज पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो फर्स्ट केस करते हैं जब हमारा करंट कैसा होगा, पैरेलल होगा दोनों वायर में, मतलब सेम डायरेक्शन करंट, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट इन सेम डायरेक्शन, ओके। सो सेम डायरेक्शन करंट है, सो हाउ द फोर्स विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे अभी हमें सारे वो चीजें लगानी जो हमने स्टडी कर रखी थी, ठीक है। तो मान लो मैंने ना पहला वायर वन एज्यूम किया, वायर वन से जो है हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है, ओके। सो मैं ये चेक करता हूं कि वायर वन की वजह से वायर टू पे कितना फोर्स लग रहा है। मुझे क्या चेक करना है अभी पहले, हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग दिस वायर वन बिकॉज ऑफ वायर। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? अब जरा एक बार ध्यान देना आप लोग, अगर वायर वन से करंट जा रहा है तो इसके सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, जैसा अभी हमने सीखा। तो इस वायर की वजह से, इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से इसके सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस वायर टू is kept in the magnetic field, in some magnetic field, and by the way that magnetic field is created by wire current flowing in the wire one, okay। तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले वायर से लिंक होगी, एंड ऑलरेडी इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो हमारा पहला वाला सेक्शन हो जाएगा, F = IBL sin थीटा वाला, है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, so it will experience a force, right? If a current carrying wire is placed in some external magnetic field, so it will experience a force. तो ये वो वाला सेक्शन हो जाएगा। तो देखो पहले तो हमें डायरेक्शन सारे जो है बहुत अच्छे से बताने, अदरवाइज सब गलत हो जाएगा इसमें। तो सी, पहले वाले केस में करंट जो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो देखो करंट इस डायरेक्शन में, तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो कर्ल्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रही है। इसको अभी हम ड्रॉ करते हैं। सी, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी, बराबर। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो, राइट, करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, ओके। अब जरा एक बार ध्यान देना, तो इस वाले वायर से मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम करके आ रही है और इस वाले वायर से निकल रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ क्या है, तो वो क्या होगा, जरा यहाँ पे आप नोटिस करना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सी, लेट्स से इस वाले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, ओके। इस वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, उसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस पॉइंट पे। अच्छा, करंट ऐसे गया तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड।
क्योंकि अगर ये ऐसे वायर है हमारा, ये ऐसे वायर है तो ऐसे घूम रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, और एक वायर यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा वायर इसके बगल में है, तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से घूम के उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। बात समझ में आया क्या हुआ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, बराबर, ऐसे घूम रहा, तो वो ऐसे घूम के नीचे से फिर ऊपर जाने वाला है ना, तो इस पॉइंट पे ये वाला जो वायर है जिसमें करंट इस तरफ है, उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, पर ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से, फर्स्ट वाले वायर की वजह से। तो मैं यहां पे बोलूंगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। पर ये मैग्नेटिक फील्ड तो वायर 1 का है ना, ये बी किसका है, 1 का है, 2 का नहीं है, ये बी किसका है, 1 का है। तो मैं यहां पे ऐसे बोलता हूं, तो मैं यहां पे ऐसे बोलूंगा कि इधर जो फोर्स लगेगा, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैं ऐसे बोलता हूं फोर्स ऑन वायर 2 क्या, हाँ, देयरफॉर द फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 है ना, तो वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लग रहा है, राइट, और फोर्स में यहां पे निकालना चाहता हूं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, है ना, ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, व्हाट इज दिस I? दिस I इज द करंट उस वायर का, जिस वायर का फोर्स निकाल रहा हूं मैं, तो मैं सेकेंड वाले वायर का फोर्स निकाल रहा हूं ना, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं इसका करंट लूंगा, तो यहां पे करंट क्या आ जाएगा, I2, तो यहाँ पे I2 लिख देता हूं मैं, सो दिस इज I2, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, 1 का होगा, तो ये हो गया B1। एंड व्हाट इज दिस L? दिस L इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर ना। मान लो अभी मैं लेंथ ऑफ द वायर दोनों सेम लिया हूं, मैं दोनों का लेंथ कैपिटल L मान लेता हूं, राइट, सो लेट कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ बोथ वायर्स, ठीक है, तो इसको कैपिटल L ले लिया मैंने। साइन थीटा, अब एंगल की बात करते हैं भाई, एंगल 90 डिग्री बन रहा है हमारा, एंगल किसके बीच में, L के बीच में और B के बीच में, L इस डायरेक्शन में है, B ऊपर की तरफ है 90, तो मेरा F जो है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इज कितना मिला मुझे, I2 B1 L, कितना मिला, I2 B1। अभी इसमें एक बात बताना, B1 तो मैं निकाल सकता हूं ना, व्हाट इज B1? B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू वायर 1, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो इसके पहले वाला टॉपिक अभी फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने। तो B1 कितना होगा बोलो, अभी फॉर्मूला मिला था ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई फिर I बाय R, अभी ये फॉर्मूला हमने निकाला, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। सो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R। तो यहां पे ये जो B1 है ये किसकी वजह से है, वायर 1 में, और वायर 1 में करंट कितना जा रहा है, I1, तो यहां पे मैं I1 ले लूंगा, यहां पे हम क्या ले लेंगे, अच्छा ये R क्या है, R डिस्टेंस है ना, कौन सा डिस्टेंस, वो पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया इस वाले वायर पे, तो एट अ डिस्टेंस, तो R क्या हो जाएगा मेरा, तो R की जगह लिख दोगे, ये समझे कि नहीं समझे, फॉर्मूला था मेरा क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R, पर I मेरा है I1, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, करंट I1 की वजह से, विच इज इन अ वायर 1, और डिस्टेंस है हमारा D, तो R को हमने लिख दिया D। ये B1 की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो F21 हो जाएगा मेरा, I2 ऐसे ही है, B1 की जगह पे लिख दिया मैंने म्यू नॉट 2 पाई I1 बाय D L, राइट। इनको अगर सबको साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो F21 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय D इंटू लेंथ L, बराबर। तो दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस वायर, राइट, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, फर्स्ट वायर। कैन आई गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? यस, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। लेफ्ट हैंड रूल से मैं इसका डायरेक्शन बता सकता हूं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। चलो लेफ्ट हैंड रूल देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, फोर्स किधर है? इस तरफ है, सॉरी फोर्स बोल रहा हूँ, करंट इस तरफ है, तो थंब किधर गया? अंदर, मतलब इस वाले वायर की तरफ। मतलब कहाँ पे गया वो? इस वाले वायर की तरफ। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, देखो ये वाला वायर हो गया मेरा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर है, दूसरा वाला वायर यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो ये जो फोर्स है कहाँ पे लग रहा है? दूसरे वाले वायर की तरफ, अंदर की तरफ, राइट। तो दिस फोर्स इज टुवर्ड्स दिस वायर, यस। तो ये फोर्स किसके ऊपर से? इस वाले वायर के पास। और ये फोर्स क्या है मेरा? F21। ये फोर्स कौन सा है मेरा? F21, दैट इज फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर 1। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, सिंस द फोर्स F21 is directed towards wire 1 और इनसाइड, अंदर की तरफ, ठीक है। ओके, तो ये एक हो गया, हमने निकाला। अच्छा, अगर मैं यही चीज करता दूसरे के लिए, मतलब इस वाले वायर के लिए, तो मैं अगर यही चीज इसके लिए करता कि भाई मान लो इस वाले वायर से करंट I1 जा रहा है, इस वाले वायर में भी करंट I2 जा रहा है, तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले से लिंक करेगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगेन देखो, थंब इधर है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, तो आप कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऐसा होगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सी। ये वाला वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर से घूम के ऐसे आ रहा है, तो जब इस वाले वायर से घूम के ऐसे आया, तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे गया? नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? यस। सी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसकी वजह से, राइट, तो वो ऐसे घूमेगा ना, वो ऐसे घूमेगा, बराबर। ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है उसका? नीचे की तरफ रहेगा डायरेक्शन ना, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, बराबर। आवाज नहीं। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा, राइट, दैट इज B2। तो यहाँ ये क्या होगा मेरा? B2 हो गया। अच्छा, अभी फिर से वही सारा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर से हम फाइंड आउट करेंगे क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सेम आंसर आएगा, सब कुछ वही आएगा। डायरेक्शन की बातें कर लो, मतलब फोर्स का डायरेक्शन, तो वो भी अंदर की, वो इसके तरफ होगा। किसके तरफ होगा? वायर 2 के तरफ होगा, बराबर। वो किसके तरफ होगा? वायर 2 की तरफ। और इसका भी फॉर्मूला आपको यही मिलेगा। क्यों यही मिलेगा सर? क्योंकि आप देखो, आप जब ये F12 निकालोगे तो यहाँ पे I1 ले लोगे, यहाँ पे B2 ले लोगे, बराबर। I1 ले लोगे, और तो I1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे B2 आ गया, B2 की जगह पे यहाँ पे I2 ले लोगे, यहाँ पे I1 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। पर I1 इंटू I2 मल्टीप्लाई करके फिर से वही देने वाला है ना मुझे, तो फॉर्मूला सेम ही बनेगा। इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बाई D इंटू L। तो ये मेरा, तो दोनों सेम फॉर्मूला दे रहे हैं, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, देयरफॉर F12 इज माइनस ऑफ F21। माइनस क्यों लिया? बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना, एक अंदर की तरफ है तो एक इस तरफ है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। पर ये दोनों वायर ऐसे अगर रखे हुए हैं, दोनों वायर ऐसे हैं, ठीक है, तो इसका फोर्स इसकी तरफ है, इसका फोर्स इसकी तरफ है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर दो वायर पैरेलल हैं तो इसका फोर्स इसकी तरफ जाएगा, इसका फोर्स, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों क्या होंगे फिर? सो यहाँ पर जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, तो आपको यह बोलना है कि अगर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है और करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है, सो द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। वायर विल, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अभी इसमें कई बार आपको क्या एग्जाम में पूछा जाता है, बोलते हैं फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या निकालने बोलेंगे? कुछ नहीं, ये एल को इधर लाके डिवाइड कर दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। वो भी लिख के दिखा देता हूं। सो यहां पे से एफ, अगर इस वाले इक्वेशन को ही लिखूं मैं, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है,
ओके, सो एल को नीचे लेके आ जाओ। सो F21 बाई एल इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स पर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, μ0/2 पाई I1 I2 बाई डी, ये रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन था जब दोनों करंट कैसे थे, पैरेलल। नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन बोथ द करंट आर एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल में एक करंट मान लो यहां जा रहा तो दूसरा करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो उसके लिए कंडीशन देखो, फिर से चीजें तो वही है, करंट जितना था दोनों में वो अभी उतना है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, तो फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा, फोर्स अभी भी, हाँ I1 I2 भी सेम ही रखा है मैंने, करंट डायरेक्शन अलग है ना, डायरेक्शन अलग है, पर करंट का डायरेक्शन अलग है, करंट का मैग्नीट्यूड अलग नहीं है, मैग्नीट्यूड करंट का सेम है। बात ध्यान से सुनो, तो फोर्स खाली अलग डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ लग रहे थे ना, अब वो दोनों बाहर की तरफ लगेंगे, अब दोनों क्या होंगे, बाहर की तरफ लगेंगे, मतलब ये दोनों वायर अब क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, मैं डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी फॉर्मूला उसका एज इट इज यही आने वाला है। ठीक है, तो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। सी, मान लो ये दो वायर है हमारे पास, ठीक, इस वायर में करंट इस तरफ जा रहा है, मान लो इस वायर में करंट इस तरफ जा रहा है। तो मैंने ये बोला कि इस वाले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल को यूज करोगे और ऐसे आएगा ना, मतलब ऐसे घूमने वाला है, तो क्या मिलेगा फिर, तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ होगा, बराबर। लेट्स से ये वायर 1 था मेरा, ये वायर 2 है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, ऊपर की तरफ है, राइट। अभी फोर्स का डायरेक्शन कहां पर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट किधर है, इस तरफ, तो फोर्स किधर आया, बाहर आ गया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। लेट्स से दिस इज फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, बराबर। अच्छा, इसके लिए करते हैं, अभी इसका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, किधर है, ऐसे नहीं है, इस डायरेक्शन में, तो थंब ऐसे जाएगा ना, मतलब मेरा कर्ल फिंगर ऐसे आ रहा है, मतलब यहां पे ऐसे घूमने वाला है, बराबर। तो यहां पे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, मतलब दोनों पे देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग लाया था, एक का नीचे आता है एक का, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, ये B2 की वजह से, मतलब सेकंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर। अच्छा, यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन बताओ किधर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इस तरफ है, थंब किधर गया, पीछे की तरफ है ना, थंब कहाँ गया, पीछे की तरफ। देखो तो दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना, F12, राइट। सो दिस विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इन द केस ऑफ पैरेलल the two wires will attract each other, and when the current is anti-parallel, the two wires will repel each other, but the force of magnitude will remain same. Only there is a change in direction. हाँ, F21 is equals to minus F12 आ जाएगा ना? वो भी वही रहेगा, ये कंडीशन उधर भी वैलिड रहेगा, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, एक इधर है एक इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में थोड़ी है, सेम रहने के लिए। उसमें क्या था, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख देते हैं। सो स्टेटमेंट ये लिखोगे, इस वाले केस में क्या लिखोगे, हेंस द टू वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। कब अट्रैक्ट करेंगे, जब हमारा करंट कैसा होगा, सेम डायरेक्शन है ना, सेम पैरेलल या सेम डायरेक्शन। तो यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, सेम डायरेक्शन करंट, राइट। वैसे वही वाला पार्ट चल रहा है तो उसी का रहेगा ये। इस केस में फॉर्मूला फिर से यही मिलने वाला है, सॉल्व करने पे भी फॉर्मूला फिर से, खाली डायरेक्शन बदलेगा। तो आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी यही आएगा, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फर्क क्या है, सिर्फ डायरेक्शन में। तो यहां पे आप बोलोगे, फिर से आपका चीजें तो वही होगी, F21 जो होगा वो माइनस ऑफ F12 होगा, बराबर। बट यहां पे
यहाँ पे जो दोनों फोर्स थे एक दूसरे की तरफ थे, बराबर, ये दोनों फोर्स जो एक दूसरे से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अगेन यहां पर आप बोलोगे हेंस द टू वायर्स विल रिपेल ईच अदर, सो हेंस द टू वायर्स विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और इस वाले केस में दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस ये इतना सही पार्ट था। ये डेरिवेशन में एग्जाम के लिए आता है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी आता है, और एमसीक्यूज के लिए भी आता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी का जो है